गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में, जिसे हम हिंदी में विनिमय विपत्र कहते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। पहले के जमाने में बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम में हम क्या करते थे, वस्तुओं के बदले में वस्तुओं एक्सचेंज करते थे, यानी कि गुड्स के बदले में गुड्स, कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज होता था। किसी को अगर गेहूं की जरूरत है और किसी को चावल की जरूरत है तो वो आपस में एक्सचेंज कर लेते थे। लेकिन उसके बाद क्या आया, मनी आया। मनी में हम पैसे के रूप में एक्सचेंज करने लगे। अब जब पैसे के रूप में एक्सचेंज करने लगे तो भी हमारे पास कई खतरे बढ़ते गए, जैसे कि कैश में लार्ज ट्रांजैक्शन हम एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं घूम सकते हैं, और भी कई सारी चीजें जो हमें देखने में सामने आई। इसके बाद हुंडी का उद्भव हुआ। हुंडी जिसे हम आज के जमाने में अब उसका नाम बदल के बिल ऑफ एक्सचेंज कर दिया गया है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा जब हम कोई सामान उधार पे लेते हैं तो ये एक प्रूफ के रूप में काम करता है। मान लीजिए अगर आप किसी दुकान से कोई सामान उधार पे लेके आते हैं तो हो सकता है मैं ही गई, मैंने किसी दुकान से उधार पे सामान लेके आई, मैंने उधार पे सामान लेके आ तो गई। अब 3 दिन बाद मैंने उससे कहा कि मैं 3 दिन बाद आपको पेमेंट कर दूंगी। 3 दिन बाद वो मुझसे पेमेंट मांगने आया। मैंने कह दिया कि आपके पास क्या प्रूफ है? आपके पास कोई प्रूफ तो होना चाहिए कि मैंने आपसे सामान खरीदा, क्योंकि मैंने कहीं साइन नहीं किया, बस मैंने उसको ओरल यानी बस बोल दिया मैंने उसको कि मैं आपको इतने दिन बाद पेमेंट कर दूंगी, लेकिन मैंने उसको पेमेंट नहीं किया। मैंने बोल दिया कि आपके पास मेरे खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है कि मैं आपकी दुकान से सामान लेके आई हूँ। तो इसलिए बिल ऑफ एक्सचेंज का उद्भव हुआ, जिसमें क्या होता है कि जब हम कोई सामान उधार पे लेते हैं किसी विक्रेता से, यानी किसी दुकानदार से, अगर कोई सामान उधार पे लिया जाता है तो दुकानदार चाहता है अपनी सिक्योरिटी के रूप में ये चाहता है कि उसका पेमेंट सही टाइम से और जल्दी से हो जाए। इसलिए उसने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, एक इंस्ट्रूमेंट यानी कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया। ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें डेट लिखा रहता है, अमाउंट लिखा रहता है, मेकर के साइन होते हैं। यानी कि उसने बिल ऑफ एक्सचेंज बना के उस पे ये लिखा कि इतने दिन बाद ये क्रेता जो मुझसे सामान लेके गया है वो मुझे पेमेंट करेगा। क्या दुकानदार ने, क्रेता ने बिल बना दिया तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा? नहीं, वो कोई प्रूफ नहीं होगा जब तक कि क्रेता उस पे साइन ना कर दे। यानी विक्रेता ने अगर बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया है तो वो कोई प्रूफ नहीं है जब तक कि क्रेता यानी कि खरीदने वाला जो है उस पे साइन ना करे। तो जब क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज दुकानदार के द्वारा यानी कि जो विक्रेता के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें ये लिखा जाता है कि इतने दिन बाद ये व्यक्ति मुझे इतने रुपए का पेमेंट करेगा, और उस पे साइन करवाता है किससे? सिंपल सी बात है, क्रेता से, जिससे उधार पे सामान दिया गया है। जब क्रेता का इस बिल पे साइन होता है तब जाके ये वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है। क्यों? क्योंकि उस पे क्रेता ने साइन कर दिया है, अब ये वैलिड हो गया है। अब इस पे केस किया जा सकता है अगर क्रेता ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करता है। ड्यू डेट पे अगर वो पेमेंट कर देता है तो ठीक, नहीं करता है तो जो दुकानदार है, विक्रेता जो है, वो इस बिल को ले जा करके किसके ऊपर, क्रेता के ऊपर केस करके अपना अमाउंट ले सकता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्रेडिट, उधार पे दिए गए सामान को सुरक्षित करता है। ये एक प्रकार का प्रूफ होता है जिससे एक व्यक्ति, एक दुकानदार अपने क्रेडिट यानी अपना उधार पे दिया गया सामान
जो होता है उसकी पैसे की वापसी आसानी से कर लेता है। इसीलिए कहते हैं नेगोशिएबल जो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक आ जाते हैं, उसके द्वारा ये कहा गया है ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट। एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। एक्ट के द्वारा ये कहा गया है ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट। एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि रिटन रूप में, राइटिंग के रूप में होता है, और अनकंडीशनल ऑर्डर है जो कि ऑर्डर देता है किसको, साइंड बाय मेकर। मेकर बिल को बनाता कौन है, दुकानदार ही बनाएगा, विक्रेता ही बनाएगा जिसने सामान जो है उधार पे बेचा है। तो ये जो होता है वो विक्रेता ही बनाता है, यानी दुकानदार जो होता है वो बिल बनाता है, और सर्टेन पर्सन टू पे सर्टेन sum of money only to or to the order of certain person or the bearer of instrument। यानी उस पे लिखा जाता है कि ये व्यक्ति, ये क्रेता मुझे इतने दिन बाद एक फिक्स सम बाद मुझे पेमेंट करेगा। अब आ जाते हैं हम, बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। दूसरी समझने वाली बात ये है कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है उसमें एक होता है पेमेंट ड्यू डेट, यानी कि पेमेंट का डेट। जैसे हम इसके बाद हम समझेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज में क्रेता और विक्रेता को क्या कहते हैं। जो हमारा क्रेता होता है और विक्रेता, यानी कि खरीदने वाला क्रेता, जिसे हम हिंदी में, जैसे हम इंग्लिश में डेब्टर और हिंदी में क्रेता कहते हैं, और बेचने वाले को क्रेडिटर कहते हैं। अब बिल ऑफ एक्सचेंज की लैंग्वेज में क्रेता और विक्रेता, यानी विक्रेता जो है वो दुकानदार है और क्रेता जो है वो क्या है, वो हमारा ग्राहक है। तो दुकानदार जो होता है उसे हम ड्रॉवर कहते हैं, और जो हमारा ग्राहक होता है उसे हम ड्रॉवी कहते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज की लैंग्वेज में दुकानदार, विक्रेता को हम ड्रॉवर कहते हैं और क्रेता को हम ड्रॉवी कहते हैं। ये दो जो बुक्स होती हैं, एक हमारे विक्रेता की और एक हमारे क्रेता की, इनमें कुछ जर्नल एंट्रियां पास होती हैं। और तीसरा होता है पेई। पेई क्या होता है, मान लीजिए क्रेडिटर है, क्रेडिटर यानी विक्रेता ने बिल बना दिया, उस पे वो साइन कर दिया हमारा क्रेता ने कि इतने दिन बाद पेमेंट करेगा। तो हो सकता है कि ये पेमेंट जो है विक्रेता को किया जाए ड्यू डेट पे। तो अगर ड्यू डेट पे विक्रेता को किया जाता है तो विक्रेता यानी ड्रॉवर ही हमारा पेई कहलाएगा, और अगर इसने अपना बिल किसी और को ट्रांसफर कर दिया है तो जिसको ये ड्रॉवी पेमेंट करेगा वो हमारा पेई कहलाएगा। पेई कोई भी हो सकता है, या तो ड्रॉवर हो सकता है या तो एंडोर्सी हो सकता है जिसको हमने बिल दे दिया है। अब इसके बाद आ जाता है ड्यू डेट फॉर पेमेंट। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट में क्या होता है कि जब हम बिल बनाते हैं, मान लीजिए कि मैंने एक बिल बनाया 1 जनवरी 2012 में, ठीक है, मैं एक दुकानदार हूँ, मैंने सामान बेचा है किसी को, तो मैंने 1 जनवरी 2012 में बिल बना दिया। अब बिल बना दिया तो उसमें मैंने लिखा कि 1 महीने बाद जो हमारा ड्रॉवी है वो हमें पेमेंट करेगा। तो 1 महीना कब आएगा, अगर 1 मंथ अगर इसका ड्यू डेट दिया है पेमेंट का, तो 1 मंथ आ जाएगा क्या, 1 फेब। तो 1 फेब को क्या हो रही है, मैच्योरिटी डेट हो रही है किसकी, पेमेंट की।
जिसमें बिल पेमेंट करना है 1 फरवरी को। क्यों? क्योंकि 1 फरवरी को हमारा बिल ड्यू हो रहा है। तो इसमें सरकार और कानूनी तौर पे हमें बिल को पेमेंट करने के लिए 3 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है, जिसमें क्या होता है, अगर 1 फरवरी को मैच्योरिटी डेट हो रही है पेमेंट की, तो वो व्यक्ति 3 दिन बाद, 3 दिन की छूट ग्रेस पीरियड मिलता है, 3 दिन बाद वो यानी कि 4 फरवरी को वो पेमेंट कर सकता है। अगर 4 फरवरी को संडे पड़ रहा है तो वो प्रीसीडिंग ईयर यानी 1 दिन पहले पेमेंट करेगा, और अगर 4 फरवरी को इमरजेंसी हॉलिडे पड़ रहा है जो हमें ज्ञात नहीं होता पहले से, तो ये सक्सीडिंग डेज यानी कि आगे आने वाला यानी 5 फरवरी को पेमेंट करेगा। यानी मैच्योरिटी डेट जो होती है उससे 3 दिन की छूट दी जाती है और 4 फरवरी को पेमेंट का डेट दिया जाता है। इस तरीके से हम ड्यू डेट निकालते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि डेब्टर क्रेडिटर के अकाउंट में जर्नल एंट्री कैसे पास होती है। इसके बाद जो होते हैं, इसके 4 केसेस के द्वारा जर्नल एंट्री पास की जाती है, जिसमें से आज हम पहला केस पढ़ेंगे, जिसमें मैच्योरिटी डेट में क्या होता है, जो ड्रॉवर होता है वो अपना पेमेंट ले लेता है। यानी जब भी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब भी उसकी मैच्योरिटी डेट होगी, वो उस दिन जाके अपना पेमेंट ले लेगा उससे, ड्रॉवी से। तो अब इस केसेस में हम दोनों के अकाउंट में पास करेंगे एंट्री, एक ड्रॉवर के, दूसरा हम ड्रॉवी के। ड्रॉवर को हम ए कहेंगे, ड्रॉवी को हम बी नाम से जान रहे हैं। अब इसका जो फॉर्मेट होगा वो डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट और क्रेडिट। तो सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम यही होगा कि अगर मैं ग्राहक हूं तो मैं जाऊंगी दुकान पे, और दुकान पे जाके क्या करूंगी, सामान उधार पे लूंगी। तो दुकानदार क्या है, ड्रॉवर है, मैं ड्रॉवी हूँ। तो जब मैं दुकान पे जा रही हूँ, दुकानदार से उधार पे सामान ले रही हूँ, तो दुकानदार क्या है, मान लीजिए बी ड्रॉवी है, यानी कि बी जो है वो ग्राहक है, दुकानदार के पास गया, उसने उधार पे सामान लिया। तो क्या होता है, सबसे पहले सामान बेचा गया है, तो बेचा गया है कौन सी डेट को, अगर मान लो 1 जनवरी को सामान बेचा गया है 2012 में, तो किसको बेचा गया, बी को। तो बीज अकाउंट टू सेल्स, यानी कि बी को सामान बेचा गया है, क्या किया गया है, बेचा गया है, और बी ने क्या किया है, परचेज किया है, किससे, ए से, यानी कि दुकानदार से परचेज किया है, तो परचेज टू क्या हो जाएगा, ए एंट्री हो जाएगी। यानी बी ड्रॉवर ने बी को सामान बेचा है तो बी टू सेल्स, और ड्रॉवी ने परचेज किया है तो परचेज टू परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। इसमें जो रूल लगेगा वो कौन सा लगेगा, पहला पर्सन है, यहाँ पे पर्सन है, तो यानी डेबिट में क्या होगा, रिसीवर, और क्रेडिट द गिवर। अब क्या हो जा रहा है, 1 जनवरी को सामान बेचा गया है, तो 1 जनवरी को सिंपल सी बात है, इसने क्या किया है, सामान खरीदा है। दूसरा काम ये होगा इसके बाद कि अब अपने पेमेंट को सिक्योर करने के लिए जो ड्रॉवर है वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा। तो इसने बिल ऑफ एक्सचेंज जब बनाया, हो सकता है जिस दिन इसने सामान बेचा हो उसी दिन बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया हो। तो अगर 1 जनवरी को सामान बेचा है और 1 ही जनवरी को उसने बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया है, तो यहाँ पे 1 जनवरी डेट आएगी। लेकिन अगर सामान बेचा जिस दिन है और बिल अगले दिन बनाया है, मान लीजिए 2 जनवरी को बनाया या 3 जनवरी को, तो जिस दिन बनाया उसी दिन की यहाँ पे डेट आएगी। तो हम मान लेते हैं 1 जनवरी को उसने बिल बना दिया है 2012, तो यहाँ पे भी 1 जनवरी 2012। अब क्या हुआ है, इसने क्या किया है, बिल बनाया है, तो बिल रिसीवेबल टू
किसको देगा ये बिल? बी को देगा। और इसको क्या हो रहा है? ए से यानी ड्रॉवर से इसे क्या हो रहा है? बिल मिल रहा है, तो ये बिल्स पेबल हो जाएगा, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बीआर और डीपी भी लिख सकते हैं। अब जो लास्ट एंट्री होगी वो होगी हमारी पेमेंट की। पेमेंट हो सकता है क्या हो? 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो। तो जब भी पेमेंट होगा तब की तीसरी एंट्री पास होगी। अगर हम ये मानते हैं कि 1 जनवरी को सामान बेचा गया है, बिल बनाया गया है, तो ड्रॉवर ने उसमें लिखा कि आप 1 मंथ बाद जो है वो पेमेंट कर दीजिए। तो 1 जनवरी से 1 मंथ कब आएगा? तो सिंपल सी बात है, जनवरी के बाद फरवरी आएगा। फरवरी कब? 1 फरवरी आएगा, और उसमें 3 दिन प्लस करेंगे क्या? ग्रेस पीरियड। तो हमारा क्या आ जाएगा? 1 फरवरी आ गया, 2, 3, 4 फरवरी आ जा रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 4 फरवरी यानी 4 फेब 2012। और यहाँ पे भी 4 फेब 2012। अब लास्ट में क्या हो रहा है? लास्ट में क्या हो रहा है? पैसा रिसीव हो रहा है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक टू बिल रिसीवेबल। और ये क्या कर रहा है? पेमेंट कर रहा है, तो इसकी जो एंट्री होगी वो होगी बिल पेबल टू कहाँ? बैंक। इसकी जो एंट्री होगी बिल्स पेबल टू बैंक होगी, और इसकी बैंक टू बिल रिसीवेबल होगी। और यहाँ पे मैच्योरिटी डेट को बिल का जो पेमेंट हो जा रहा है, तो यहाँ पे बुक्स जो होंगी वो क्लोज हो जाएंगी। अब मान लीजिए 500 का सामान खरीदा है, तो 500 का ही वो बिल बनाएगा। तो जो जनरल एंट्री में पास होगा वो क्या होगा? 500 500, और यहाँ पे भी 500 500। इसका अमाउंट में पास करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितने का बिल बनाएगा वो उतने की ही वो क्या करेगा? जितने का सामान बेचेगा उतने का ही बिल बनाएगा। अब बात करते हैं नरेशन की। तो इसने सामान बेचा है, तो नरेशन क्या होगा? बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। और इसने क्या किया है? सामान परचेज किया है, तो इसमें हो जाएगा बीइंग परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब दूसरा क्या है? बिल बनाया गया है, तो बीइंग रिसीव बीआर, और बीइंग इशूड बीआर बीपी। तीसरे में क्या हो रहा है? पेमेंट हो रहा है, तो बीइंग पेमेंट और कैश रिसीव्ड, और यहाँ बीइंग कैश पेड। ये हमारा नरेशन हो जाएगा। ये हो गई बिल ऑफ एक्सचेंज की टिल मैच्योरिटी डेट की एंट्री। अब इसके बाद हम आगे की वीडियो में 3 जो केसेस हैं वो हम पढ़ेंगे।